हेलो स्टूडेंट्स, इस लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कंसेप्ट रिलेटेड टू वॉल्यूम, है ना। लॉ ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था और गैलिलियो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इस लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग का हेडिंग होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ है, सबसे फर्स्ट लॉ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या डिफाइन करता है? तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइंस दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग रिएक्शन को बैलेंस भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये सिंपल है कि रिएक्शन के पहले या रिएक्शन के बाद किसी भी रिएक्शन में मास क्या होता है? कंजर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो देखो, अगर हम वेट निकालें तो इसका वेट कितना होगा? 4 ग्राम, और इसका वेट कितना होगा? 32 ग्राम, और इसका वेट कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2 36 ग्राम। तो देखो, इन दोनों का सम कितना? 36 ग्राम, एंड आफ्टर रिएक्शन भी वेट कितना? 36 ग्राम। तो हम लोग कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो रहा है ना। एंड इट वाज गिवन बाय लेवेजियर। और इसमें क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दैट इज मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। सेकेंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या एक्सप्लेन करता है? तो देखो, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब सिंपल है बिल्कुल। अगर आपको बोला जाए डिफाइन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, तो आप बोलोगे ए गिवन कंपाउंड कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय इट्स वेट, है ना, इन एनी गिवन कंपाउंड। मतलब जैसे मान लो कि अगर आपको वाटर है, तो वाटर का कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे टैप वाटर, रेन वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर। लेकिन हर जगह वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो, है ना, या उनके कंबाइनिंग एटम रेशियो क्या रहेंगे? हमेशा सेम। तो हम लोग लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किस मेथड से बनाया है, किस मेथड, क्या मेथड है उसको प्रिपेयर करने का, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम। जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर में हमेशा हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो उनका कंबाइनिंग वेट रेशियो क्या हो गया? 1:8। मतलब हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और ये फिक्स है, कहीं से भी आप वाटर प्रिपेयर करो, कोई भी उसका सोर्स हो। तो ये होता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ जो है वो है, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विथ when one element combined with different element to form two or more different compound, ठीक है। पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कि कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO बना रहा है, CO2 बना रहा है और CO3 बना रहा है, ठीक है। तो CO भी बना है, CO2 भी बना है और CO3 भी बना है। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, और उस एक एलिमेंट का वेट क्या है? फिक्स है, और दूसरे एलिमेंट का वेट क्या होता जा रहा है? चेंज। तो हमेशा वो चेंज जो होगा वो एक फिक्स रेशियो में होगा। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो डिफाइन कर सकते हैं कैसे? व्हेन one element combine with other element to form two or more different compound, then mass of one element which combines with a constant mass of other element will bear a simple ratio। मतलब जैसे कार्बन का मास यहाँ पे क्या रखा हमने हर जगह पे? 12,
यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, और ऑक्सीजन देखो 16, 32 और 48, तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:2:3। तो ये डेफिनेशन में भी है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो एक एलिमेंट जिसका मास कांस्टेंट है तो दूसरे वाले का मास हमेशा एक सिंपल रेशियो में इंक्रीज करेगा। इट इज डिफाइंड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हम देख सकते हैं कि 1:2:3। जैसे आप इसमें और भी एग्जांपल है, सल्फर का ले सकते हो SO2 SO3, तो सल्फर का मास 32 फिक्स है और O2 का मास चेंज हो रहा है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल SO2 SO3, तो इसमें किसका मास कांस्टेंट है सल्फर का, तो ऑक्सीजन देखो 32 और यहाँ पे ऑक्सीजन 48, रेशियो देखो 2:3, रेशियो क्या आ गया 2:3। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। CH4, थोड़ा ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट होता है, CH4 CO2 एंड वाटर, दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे पहले एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का कंबाइनिंग रेशियो निकालेंगे, वेट रेशियो। तो 12 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो 3:1। ठीक है, CO2 में निकाल लो 12:32, तो ये हो जाएगा आपका 3:8। ठीक है, और हाइड्रोजन में जब हम लोग निकालेंगे तो 2:16, दैट इज 1:8, दैट इज 1:8। तो अब यहाँ पे जो CO2 और CH4 का कंबाइनिंग रेशियो कितना है 3:1, और ये कितना है 3/8 है ना, तो ये हो गया आपका 3/1 और ये हो गया आपका 3/8। अब देखो अगर आप इनका रेशियो निकालो, इसमें कंबाइनिंग रेशियो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन या ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, तो कितना होगा इन दोनों का अगर हम लोग कंबाइनिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/8/3/1। तो ये कितना हो गया इसको ऐसे निकाले 3/1/3/8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/1। अब यहां पे देखो, यहां पे कंबाइनिंग रेशियो क्या है 1:8, और यहां पर CH4:CO2 का रेशियो क्या है 8:1, तो ये 8:1 का जस्ट उल्टा है 1:8 है ना। वापस एक बार देख ले, यहां पर CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया 12:4, मतलब 3:1, 3/1। CO2 का कितना आया 12:32, मतलब 3:8, दैट इज 3/8। अब CH4 में हाइड्रोजन है और CO2 में ऑक्सीजन है, तो CH4/CO2 जब किए, CH4 मतलब 3/1 अपॉन CO2 मतलब 3/8, तो देखो कार्बन दोनों में तो 12 था, वो कैंसिल हो गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो आया 8/1, और यहां पर वो रेशियो क्या आया 1:8। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो मान लो C को हम लोग A मान लें, तो जब एक एलिमेंट A का फिक्स वेट, ध्यान समझो, जब कोई एलिमेंट A का फिक्स वेट B और C के साथ कंबाइन करके दो डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, तो B और C जब आपस में कंबाइन करेगा तो वो रेसिप्रोकल रेशियो को फॉलो करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसको आपको रेस्पेक्ट में बताना पड़ेगा A B और C के फॉर्म में। जैसे व्हेन फिक्स वेट ऑफ एलिमेंट है, फिक्स वेट रखना मेंशन, when fixed weight of element A combine with two different element B and C to form two different compound, then B and C will always combine in their reciprocal ratio। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि CH4 और CO2 हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो हम लोग को क्या मिला था 8:1। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई थर्ड कंपाउंड बनाया, when B and C combines to form different compound, then they will form reciprocal ratio। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना कंपाउंड बनाया तो वो 8:1 का उल्टा 1:8 को फॉलो किया। ठीक है, तो दिस इज डिफाइंड एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। क्या है कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। तो सबसे पहले
हम लोग बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या है ना, डेंसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी वही है जो आप हमेशा पढ़ रहे हो, मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है। और आपको यूनिट पता है, ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर, है ना। हम लोग बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। किसी एक सब्सटेंस का डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में। तो एक केस होगा सॉलिड और लिक्विड का और दूसरा केस होगा गैसेस का। तो देखो, अगर हम सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड 1 ऑब्लिक लिक्विड 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड 2 अपॉन लिक्विड 2। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ लिक्विड 2 इज नॉट गिवन, है ना, अगर लिक्विड 2 नहीं गिवन है, मेंशन नहीं किया गया है, तो इट विल बी ऑलवेज, क्या होगा ऑलवेज, इट विल बी वाटर। हमेशा क्या कंसिडर होगा, वाटर कंसिडर होगा। लिक्विड 2 अगर कहीं भी नहीं मेंशन है तो उसको हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, लिक्विड 2 वाटर ले लेंगे। मतलब ऐसा समझे कि जैसे अगर आपको मैंने कोई एक लिक्विड दे दिया और बोला इसका रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी तो डायरेक्ट निकल जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन रिलेटिव का मतलब एक लिक्विड का डेंसिटी दूसरे लिक्विड के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो कि मर्क्यूरी लिए, मर्क्यूरी लिक्विड है, अब वाटर भी एक लिक्विड है, तो आपसे ऐसा पूछा गया कि मर्क्यूरी का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा। वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml, है ना। तो मतलब कौन सा लिक्विड दूसरे, मतलब दो अलग अलग, जैसे पेट्रोलियम ले लो तो पेट्रोलियम का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में पूछ सकते हैं। पेट्रोलियम और मर्क्यूरी को कंपेयर करा सकते हैं कि उससे कितना गाढ़ा है, डेंसिटी कितना ज़्यादा है। तो अगर कभी भी लिक्विड 2 नहीं गिवन है तो वो हमेशा क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। और गैसेस के लिए हम लोग अलग पढ़ेंगे। गैसेस के लिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा वो होगा फॉर गैसेस। तो फॉर गैसेस, इसको देखो, फॉर गैसेस। अच्छा, एक और चीज यहां ध्यान रखना कि अगर लिक्विड 2 नहीं गिवन है तो वाटर है, और वाटर के केस में उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने आपको कहा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 10 ग्राम पर 10, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 10। मतलब सिंपल है, जैसे मान लो कि कोई लिक्विड है, लिक्विड 1, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने 10 बोला। 10 मतलब 10 का मतलब ये हुआ कि उस गैस का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में 10 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब उस गैस की डेंसिटी क्या हुई, 10 ग्राम पर ml। क्यों, क्योंकि वाटर का डेंसिटी तो हमेशा कितना है, 1 ग्राम पर ml, और अब तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी 10 आया, ये 1 है तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो कभी भी डायरेक्ट डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं देकर बहुत बार स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होता है, तो वहां पे कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। जो डेंसिटी होगा वही उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगा विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब इसको क्लियर हो गया सबको। रिलेटिव डेंसिटी कभी भी निकालना है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2, अगर लिक्विड 2 नहीं गिवन है देन इट इज वाटर, और वाटर अगर है तो रिलेटिव डेंसिटी को आप एक नया टर्म दे सकते हो जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम लोग बात करेंगे गैसेस के लिए, फॉर गैसेस। तो फॉर गैसेस में, तो फॉर गैसेस देखो, फॉर गैसेस मतलब समझो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज नोन एज वेपर डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज टर्म्ड एज वेपर डेंसिटी, is known as वेपर डेंसिटी। समझ में आया, गैसेस के रिलेटिव डेंसिटी को ही हम लोग वेपर डेंसिटी कहते हैं। मतलब आप लिख सकते हो वेपर डेंसिटी, अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू
डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2. अगेन if gas 2 is not given, है ना, it is हाइड्रोजन. कभी भी अगर गैस 2 नहीं दिया है तो आप उसको हाइड्रोजन मानोगे. जैसे मान लो आपसे पूछा जाए व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, है ना, इस तरह से. तो अगर मैंने बोला व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, वेपर डेंसिटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी, मतलब एक का डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में. लेकिन मैंने ये तो बोला ही नहीं ना किसके रेस्पेक्ट में, मतलब अपने आपको क्या मानना है कि हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं. ठीक है, जैसे अभी इसको समझ लेते हैं. अब देखो वेपर डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी ऑफ गैस, मान लो कोई भी गैस है जिसका मास m है, वॉल्यूम हमने लिया v, और किसके रेस्पेक्ट में नहीं दिया है तो क्या लेंगे, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के लिए मास कितना होता है, 2/v कर दें, क्योंकि वॉल्यूम सेम, तो v और v कैंसिल हो गया. तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, m/2. तो एक नया फॉर्मूला यहां से मिल गया हम लोग को, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ध्यान रखना ये तब वैलिड है जब हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, जब गैस 2 नहीं गिवन है. अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस. वेपर डेंसिटी ऑफ CH4, अगर मीथेन का वेपर डेंसिटी निकालना है तो वेपर डेंसिटी ऑफ CH4, मैंने नहीं बोला किसके रेस्पेक्ट में, तो सीधा क्या कर दो 16/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 8. तो हम कहेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 इज 8. अब मान लो क्वेश्चन ऐसा बना है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रिस्पेक्ट टू CH4. SO2 गैस का वेपर डेंसिटी CH4 के रेस्पेक्ट में, तब होगा वेपर डेंसिटी इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 16, क्योंकि मैंने CH4 लिखा है. तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4. लेकिन अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, तो सीधा सीधा आंसर होता 64/2, दैट इज इक्वल टू 32. कोई यूनिट नहीं आएगा. ये दोनों डेंसिटी को पहचानने का यही रास्ता है, इसमें यूनिट होगा क्योंकि एब्सोल्यूट है, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, नो यूनिट, क्योंकि ये तो डेंसिटी बाई डेंसिटी डिवाइड करो तो यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने डेंसिटी रिलेटेड कंसेप्ट बात किया. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला. थैंक यू.